तुर्की और शाम में हौलनाक जलजला अमवात की तादाद 15,000 से तजावुज कर गई। तुर्की में 13,000 से जायद और शाम में 2,900 से जायद अफराद लुक़्मा अजल बने। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाकिस्तान समेत 65 ममालिक से 1 लाख इमदादी कारकुन रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में शरीक। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का मुतासरा इलाकों का दौरा। सिकंदरून बंदरगाह पर लगी आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी। शाम में वसाइल की कमी की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। जलजले से तबाही वाला ज्यादातर इलाका मज़ाहमती ग्रुपों के जेर कब्जा। रूस, ईरान और दूसरे मुल्कों की टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल मकामात भी मुतासर। मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान, तुर्की और शाम के मुतासरीन के शाना बशाना। इमदादी परवाज दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गई। पाकिस्तान की शाम में हालिया तबाहकुन जल्जले से होने वाले नुकसान से मुताल्लिक हर कोशिश जज्बा मुसलमानी की मिसाल। पाक फौज और पाकिस्तानी टीम तुर्की में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ अमल। पाकिस्तान ने तुर्किया और शाम के जलजला मुतासरीन के साथ एकजहती का इजहार किया। मुतासरा मुल्कों में पाकिस्तानी टीमें इमदाद बहाली के कामों में शरीक हैं। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी फ्रांस के दौरे पर हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच की हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग। पाकिस्तान और तुर्की फॉल्ट लाइन्स के दरमियान कोई बाहराह रास्त ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान और हमसाया ममालिक में बड़े जल्जले का इम्कान हमेशा मौजूद रहता है, मगर ये कब और कहां आएंगे ये बताना मौजूदा टेक्नोलॉजी के बस से बाहर है। जल्जले के बाद पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश अफवाहें दुरुस्त नहीं। महकमा मौसमियात। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तंजीमी कन्वेंशन आज एबटाबाद में होगा। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज खिताब करेंगी। कल एबटाबाद में तंजीमी इजलास होगा। पार्टी को फाल करने के तंजीमी ढांचे को बेहतर बनाने पर मुशावरत होगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून। हर नए प्लस्तर की रुनवाई के साथ ही इमरान खान का नया झूठ, एक नया इल्जाम लगाते हैं जो दहशतगर्दी, कश्मीर, कौमी सलामती पर कौमी क़यादत के साथ मिलकर बैठने को तैयार नहीं। शहदा के खिलाफ गलीज मुहिम चलाने वाला हजारा बिरादरी के जनाजों पर कहे कि ब्लैकमेल नहीं होगा, वो मुल्क को इकट्ठा करेगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब। पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं। 20 दिन का पेट्रोल और 30 दिन के डीजल के ज़खायर मौजूद हैं। पेट्रोल ज़खीरा करने वालों के लाइसेंस मनसूख होंगे। अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। वज़ीर ममलकत मुसद्दिक़ मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का मूसा चेक पोस्ट कोयटा में खुदकुश हमले में शहीद होने वाले सिपाही तनवीर अहमद के वालिद को टेलीफोन। फर्ज की अदायगी में जाम शहादत नोश करने पर शहीद को खिराज अकीदत पेश। सदर ममलकत की शहीद के दर्जात की बुलंदी और वरसा के लिए सब्र जमील की दुआ। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। कश्मीरियों से यकजहती और भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ करारदाद मंजूर। मखबूजा कश्मीर की निहत्ते अवाम की गैर मुतज़लज़ल अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत का अयादा। इस्लामाबाद मकामी हुकूमत तरमीमी बिल 2022 भी मंजूर। मुमताज कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद अफजल गुरु का यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। शहीद मोहम्मद अफजल गुरु को भारतीय पार्लियामेंट पर हमले के झूठे मुकदमे में 9 फरवरी 2013 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। रूस की डोनेस्टिक के इलाकों पर कब्जे के लिए कार्रवाइयां तेज। अहम अहदाफ को तबाह करने का दावा। जर्मनी, डेनमार्क और नीदरलैंड्स का यूक्रेन को टैंक फराहम करने का ऐलान। यूक्रेनी सदर की लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात। बरतानिया का रूस के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान। मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा।
دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلوں سے بھری پاکستان سپر لیگ سیزن 8 کے آغاز میں 4 دن باقی میگا ایونٹ کی ٹرافی کی رونمائی آج ٹیموں کی بھی بھرپور تیاریاں جاری پشاور زلمی اور دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کی پریکٹس ایونٹ کا آغاز 13 فروری سے ملتان میں ہوگا افتتاحی میچ میں ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز مد مقابل ہوں گے مقابلے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست فیفا کلب ورلڈ کپ اسپینش فٹ بال کلب ریال میڈرڈ نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا سیمی فائنل میں ہسپانوی کلب نے مصری فٹ بال کلب الہلال کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دی کلب فٹ بال ورلڈ کپ کا فائنل ریال میڈرڈ اور سعودی فٹ بال کلب الہلال کے درمیان کھیلا جائے گا امریکی ریاست ہوائی میں ورلڈ سرف لیگ مقامی سطح پر جان فلورنس پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے 11 مرتبہ کے عالمی فاتح کیلی سیلٹر 3 مرتبہ کے ورلڈ چیمپئن برازیل کے گیبریل میڈینا اپسٹ شکست کے بعد باہر جنوبی افریقہ کے جارڈی اسمتھ اٹلی کے لیو فریوو اینتی ہوائی کے سیٹ مونیز اور اطالوی سرفر لیام اوبرائن بھی لاسٹ 16 میں شامل السلام علیکم پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں صدف علی خان ناظرین ہیڈ لائنز آپ جان چکے خبروں کی تفصیلات شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں ترکیہ اور شام میں تباہ کن زلزلے کے نتیجے میں اموات کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے امدادی کارکنوں اور ٹیموں نے ملبے تلے سے نعشوں کو نکالنے کا کام جاری رکھا ہوا ہے تازہ اعداد و شمار کے مطابق دونوں ملکوں میں ہولناک زلزلے سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 16,000 سے بڑھ گئی ہے سینکڑوں مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں زلزلے سے ہزاروں عمارتیں منہدم ہو گئی ہیں ترک صدر رجب طیب اردوان نے زلزلے میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 2 جنوبی شہروں اسکندریہ اور ادانا کا دورہ کیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اعتراف کیا کہ تباہ کن زلزلے کے بارے میں ان کی حکومت کے ابتدائی رد عمل میں مسائل تھے جس کی وجہ سے ہم متاثرہ لوگوں تک دیر سے پہنچے انہوں نے کہا کہ امدادی کاموں کے دوران اب بھی ملبے سے زندہ لوگ نکل رہے ہیں تاہم ملبے سے نکالنے کے لیے رضاکاروں کے پاس سامان کی قلت ہے ترکیہ کے ہنگامی محکمے نے اعلان کیا ہے کہ ترکیہ کے جنوب مشرق میں آنے والے زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد 13,000 ہو گئی ہے زخمیوں کی تعداد 37,011 ہے پناہ گاہوں اور ہسپتالوں میں رش لگ گیا ہے طیاروں کے ذریعے زخمیوں کو ادانا اور ملاتیا سے استنبول منتقل کیا جا رہا ہے برطانیہ میں قائم شامی انسانی حقوق کے ادارے کے مطابق شمال مغربی شام میں ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 3,000 ہو گئی ہے دنیا بھر سے 70 سے زائد ممالک ترکیہ اور شام کے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں عالمی ادارہ صحت کے مطابق متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو زلزلے کے بعد ایک اور مشکل کا سامنا ہے شدید سردی اور برف باری کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں زندہ بچ جانے والے لوگوں کے لیے سردی سے محفوظ پناہگاہوں کی کمی ہے ادارے کے مطابق متاثرہ لوگوں کو شدید سردی سے بچانا اب ترجیح ہے ترکی اور شام کے درمیانی راستہ زلزلے کی وجہ سے ناقابل استعمال ہے جس کی وجہ سے عالمی اداروں کو بھی متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیانی راستے باب الہوا کو کھولنے کے لیے تیزی سے کام ہو رہا ہے تاہم انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کی سرحد پر 2 اور گزرگاہیں بنانے پر بھی کام کر رہے ہیں مقامی تنظیموں نے زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے آواز اٹھائی ہے خاص طور پر زندہ بچ جانے والوں کی تلاش میں مدد کے لیے کسی بڑی حکمت عملی کے تحت اور جدید تکنیکی ذرائع کی عدم موجودگی میں مدد کی اپیل کی گئی ہے ذرائع کے مطابق شام کے شہر حلب میں طبی سامان اور پناہگاہوں کی شدید قلت ہے اور اس شہر میں اب بھی کئی خاندان ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں دونوں ممالک سے بچاؤ کی کوششیں جاری ہیں ملبے کے نیچے زندہ بچ جانے والوں کی تلاش جاری ہے اگرچہ زندہ بچ جانے والوں کی تلاش میں وقت بڑھنے کے ساتھ امید کم ہوتی جاتی ہے عالمی ادارہ صحت نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اموات کی اصل تعداد 8 گنا زیادہ ہو سکتی ہے ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں جاری ریسکیو آپریشن کے دل دیز مناظر نے ہر کسی کو ہلا کر رکھ دیا ہے تفصیل بتا رہے ہیں عمران منصب خان ترکیہ اور شام میں آنے والے خوفناک زلزلے سے تباہی کا اندازہ متاثرہ علاقوں کی ڈرون فوٹیج سے لگایا جا سکتا ہے بڑی بڑی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن کر زمین بوس ہو چکی ہیں امدادی کارکن ملبے تلے افراد کی تلاش میں مصروف ہیں شام میں ملبے تلے دبی ایک خاتون بچے کو جنم دے کر زندگی کی بازی ہار گئی جبکہ سوشل میڈیا پر ایک اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملبے میں دبی بچی کو خود سے زیادہ ننھے بھائی کی فکر ہے
باپ کے ہاتھوں میں اٹھائے 2 بچوں کی وائرل ویڈیو نے دل پگھلا دیے۔ شامی شہر ادلب میں ایک خاندان کو 40 گھنٹوں بعد ملبے سے نکالے جانے پر جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔ یہ تصویر اس باپ اور بیٹے کی ہے جو کچھ عرصے پہلے لی گئی تھی۔ اب وہی باپ ملبے میں دبی اپنی بچی کا بے بسی سے ہاتھ تھامے بیٹھا ہے۔ سینکڑوں لوگ ابھی بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ ہر گزرتا لمحہ اور سیکنڈ ملبے تلے افراد کی زندگی کے امکانات کو کم کر رہا ہے۔ شدید ٹھنڈ، تباہ حال سڑکیں اور دیگر مسائل کی وجہ سے امدادی کاموں میں رکاوٹ کا سامنا ہے۔ متاثرین زلزلہ کو ایک طرف امداد کی ترسیل اور دوسری طرف اپنے پیاروں سے متعلق معلومات کی فراہمی میں دقت کا سامنا ہے۔ ترک میڈیا کے مطابق ملبے تلے زلزلہ متاثرین موبائل فون سے ویڈیوز، وائس نوٹس اور لائیو لوکیشن بھیج رہے ہیں۔ امدادی ٹیمیں چیلنج سمجھ کر ملبے تلے افراد کی جان بچانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہیں۔ عمران منصف خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، ترکیہ کے بعد اب شام میں بھی پاکستان کی جانب سے امدادی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کی جانب سے ریلیف اور امدادی سامان سے بھری پرواز دمشق انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچا دی گئی۔ پاکستان کی شام میں حالیہ تباہ کن زلزلے سے ہونے والے نقصان سے متعلق ہر کوشش جذبہ مسلمانی کی مثال ہے۔ پاکستان اپنے برادر ملک کی ہر ممکنہ خدمت اور امداد کے لیے پرعزم ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زارا بلوچ نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری فرانس کے دورے پر ہیں۔ وزیر خارجہ اپنے فرانسیسی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے OIC کے سینئر آفیشلز کے اجلاس میں شرکت کر کے ترکی اور شام کے زلزلہ متاثرین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کی ریسکیو ٹیمیں زلزلہ زدہ علاقوں میں موجود ہیں، متاثرین کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ٹیمیں زلزلہ متاثرین کو ریسکیو کر رہی ہیں۔ 23 پاکستانیوں کو ترکی کے زلزلہ زدہ علاقوں سے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ حکومتی سرپرستی میں بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارتی مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے ان کی املاک کو بھی گرایا جا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ سری نگر میں انتہا پسندوں نے حریت رہنماؤں کے دفتر پر حملہ کیا ہے۔ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق پاکستانی اور ترک فالٹ لائنز کے درمیان کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور ترکی میں موجود فالٹ لائنز کے درمیان کوئی براہ راست تعلق نہیں جو پاکستان، ایران اور افغانستان میں بھی زلزلوں کی وجہ بن سکے۔ ایک اعلامیے میں محکمے نے کہا ہے کہ ترکی میں آنے والے زلزلے کے بعد پاکستان میں سوشل میڈیا پر یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ اگلے چند دنوں میں پاکستان میں اتنی ہی شدت کا زلزلہ آ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ پاکستان اور اس کے پڑوسی ممالک میں کسی بڑے زلزلے کا امکان ہمیشہ موجود رہتا ہے، مگر یہ کب اور کہاں آئیں گے یہ بتانا موجودہ ٹیکنالوجی کے بس سے باہر ہے۔ ناظرین، وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے مخیر حضرات اور بزنس کمیونٹی سے اپیل کی ہے کہ ترکیہ میں زلزلہ متاثرین کے لیے وزیر اعظم ریلیف فنڈ میں دل کھول کر حصہ ڈالیں۔ ان عطیات پر ٹیکس ریلیف دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات بزنس کمیونٹی سے ورچوئل خطاب میں کہی۔ تفصیل جانتے ہیں راہیل انصار سے۔ اسلام آباد میں آن لائن گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے ملک بھر کے کاروباری افراد سمیت مخیر حضرات سے کہا کہ 7.8 شدت کے ہولناک زلزلے نے ترکیہ میں انفراسٹرکچر کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ترکی ہمیشہ بھائیوں کی طرح آپ کے شانہ بشانہ ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں، اور جب بھی کبھی پاکستان پہ کوئی مشکل آئی تو انہوں نے دل کھول کر پاکستان کی مدد کی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر کابینہ ارکان اپنی 1 ماہ کی تنخواہ ترکیہ کے لیے قائم امدادی فنڈ میں جمع کرا رہے ہیں۔ اس وقت ملکی حالات ہیں وہ گو کہ اتنے کمفرٹیبل نہیں ہیں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے چیمبرز میں موبلائز کریں، اور یہ ایک وقت ہے کہ ہم اپنے ترکی بہن بھائیوں کے لیے جو کچھ بھی امداد کر سکتے ہیں کریں۔ ڈونیشنز کے لیے اکاؤنٹ کل ہی کھول دیا گیا، اس کا جو مختلف بینکس ہیں ان کو سرکولر جو تھا اسٹیٹ بینک نے آفیشیل ان کو سب کو انٹیمیٹ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امدادی رقوم جمع کرانے والوں کو حکومت کی جانب سے ٹیکس ریلیف دیا جائے گا۔ راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اجلاس ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم درانی کی صدارت میں شروع ہوا تو رکن اسمبلی مولانا عبدالاکبر چترالی نے کورم کی نشاندہی کر دی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کورم مکمل نہ ہونے کے باعث ملتوی کر دیا گیا۔
तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तंजीमी कन्वेंशन आज एबटाबाद में होगा। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी। अपने बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मरियम नवाज कल एबटाबाद में तंजीमी इजलास की सदारत करेंगी। इजलास में तंजीमी उमूर ज़ेर गौर आएंगे और पार्टी को फाल करने, तंजीमी ढांचे को मजीद बेहतर बनाने पर मुशावरत होगी। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज पार्टी ओहदेदारों और कारकुनों से भी मुलाकात करेंगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि हर नए पलस्तर की रोनुमाई के साथ ही इमरान खान नया झूठ और एक नया इल्जाम लगाते हैं। इमरान खान इदारों के खिलाफ अपने झूठे बयानात से दहशतगर्दों की मदद कर रहा है। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जो दहशतगर्दी कश्मीर कौमी सलामती पर कौमी क़यादत के साथ मिलकर बैठने को तैयार नहीं, शाहदा के खिलाफ गलीज मुहिम चलाने वाला हजारा बिरादरी के जनाजों पर कहे कि ब्लैकमेल नहीं होगा, वो मुल्क को इकट्ठा करेगा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि कौम में नफरत, बदतहजीबी, तकसीम का जहर घोलने वाला इदारों के खिलाफ जहर उगल रहा है। हारे हुए नालायक, नाअहल, घड़ी चोर, करप्ट बहरूपिया की किसी को फिक्र नहीं। बख्तरबंद जमान पार खवातीन और बच्चों के हिसार से निकलें। दिल में मेरा बहुत कुछ है, यकीन करें। जब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली पेशावर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा में हमारे बहुत सारे दोस्त जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन हैं और हमसे ज़्यादा दिल दे दर्द रखते हैं, लेकिन कमी राबिते की है कि राब्ता नहीं है। और इस तरह ये जो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, मैं कहता हूं कि अगर राबिता हो तो इसको गवर्नमेंट की एड की एक पैसे की ज़रूरत भी नहीं होगी, इसलिए कि हम सबका फ़र्ज़ है कि हम स्पेशल बच्चों की निगाहदाश्त करें, उनको उनकी मुश्किलात नहीं, उनको मज़ीद सहूलतें भी दें और खुशी की जो उनके रिक्वायरमेंट है वो भी हम उनको मुहैया करें। मैंने जब इनको गवर्नर हाउस बुलाया, फिर प्रैक्टिकली जब देखा, तो मैंने ये सोचा कि ये वाहिद वर्क है, काम है जिसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि अरे इसमें कुछ मफादात हैं। इसमें एक मफाद है कि अल्लाह की रज़ा और जन्नत की उसूल। और मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं पूरे सूबे में इस तरह इदारों का विजिट करूं। क्यों कि इन लोगों का, मैं पूरे पाकिस्तान के भाइयों से और ख़ुसूसन खैबर पुख्तूनख्वा के अर्द मदार से, चाहे वो तहसील नाज़िम है, चाहे वो MPA है, चाहे वो MPA है, चाहे वो इलाके का एल्डर है, कि अपने अपने इलाके में, उनके इलाके में जो भी इस तरह का इदारा है उसका विजिट करे और उनकी मुश्किलात अल्लाह की रज़ा के लिए हल करे। आज मैं हिलाल अहमर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज ये फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, और ये हकीकत है मैंने इनको फ़ोन किया कि चूँकि गवर्नर हाउस में जब ये बच्चे आए थे तो किसके हाथों में, ऊँटों पे और चेहरे पे मैंने दाने देखे थे, ज़ख्म देखे थे, तो मुझे हमेशा वो झिझकते थे कि यार इनका क्या करूं। बच्चे समझकर, अपनी फैमिली के बच्चे समझकर मैंने कहा कि मैं इनका इलाज कराऊं। मैं आज इदारे के सरबराह को कहता हूं
کہ گورنمنٹ کو دیکھنے کے بجائے، چونکہ اس ادارے میں 600 سے زیادہ بچے ہیں اور اس ادارے کے جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کی نیتوں پر میرا شک نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی پیار سے ایک گلاس پانی بھی معذور بچوں کو دے دے، اس سے بڑی عبادت نہیں ہے۔ اور آپ کا جو عملہ ہے، جو ہمارے بھائی ہے جو کہ ان کے دیکھ بھال کر رہے ہیں، انہیں خصوصی طور پر کم از کم ہفتے میں 1 گھنٹہ ادائیات کے لیے جمع کرائیں اور یہ چیزیں ان کو بتائیں، کسی اچھے پروفیسر، کسی اچھے عالم کو بلائیں تاکہ اس میں کام کرنے والوں کو وہ ایک سپیچ کرے اور اس کی افادیت بتائے۔ اس سے پہلے بھی ہمیں ان اداروں سے جب ہم نے بلایا تو پھر لوگوں نے کہا کہ کچھ ضرورت ہے، وہ ضرورت بذریعہ میئر پشاور انہوں نے پوری کی ہے۔ اور آج بھی آپ کو کہتا ہوں کہ اس ادارے میں اس بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ان کو جو چیز ضرورت ہے اس کا لسٹ، اگر آپ کا جگہ تو بڑا ہے، اگر اس میں ان کے کھیل کود کے لیے پیریڈ وائز آپ کو کچھ چیزیں ضرورت ہے تو اس کی لسٹ مجھے دے دے، انشاءاللہ تعالی وہ بھی میں 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کو بھیج دوں گا۔ کیوں؟ یہ بچے جو ہے ان کو ہم اپنے بچے سمجھیں گے، اور میں آپ تمام اداروں کو جو سوشل ویلفیئر کا یہاں پہ ہمارے سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹری اور ڈائریکٹر بیٹے ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ ان سب کے جہاں جہاں یہ سینٹر ہے الگ الگ ان کا مجھے ڈیٹا بھیجیں، ان کی جو ضروریات ہے وہ ضروریات بھیجیں، اور ضروریات بھی اس طرح کہ آپ اللہ کو گواہ بنا کے بھیج دیں، تاکہ جن لوگوں کو میں کہوں گا ان علاقوں میں، تو ان علاقے کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو یہ چیزیں مہیا کریں گی، اور یہ آپ کے لیے ایک ایجوکیشن بھی ہوگا۔ دیکھو، آپ سوشل ویلفیئر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کرسی پر بیٹھ کر اور حکومت کے جیب کو دیکھو۔ حکومت ایک ایسے بند قلعے میں بیٹھی ہے کہ وہ آپ کو پریکٹیکل نہیں دیکھ سکتا، اور جو آپ کو پریکٹیکل دیکھے گا وہ آپ کا ہیلپ کرے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ ان سینٹر کے مالکان جو ادھر آپ کے آفیسرز ہیں ان کو بھی یہ ہدایت جاری کریں کہ جو ہمارے دوست آپ کو آپ کی ریکوائرمنٹ پہنچاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ایک اچھا لیزان قائم کرو، تاکہ اور اس کو اتنا تنگ بھی مت کرو کہ پھر تم ان کے پیچھے لگ جاؤ کہ بھائی یہ کرو یہ کرو، بلکہ اور لوگوں کو ڈھونڈو، ان کو کہو کہ بھائی کسی اور 10 دوستوں کو اس سینٹر میں لاؤ۔ اگر آپ ان لوگوں کو لاؤ گے، میں آپ کو آج بھی کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے فرائض منصبی پورے کریں تو سال کے 365 دن لوگ یہاں آپ کو صبح دوپہر کا اچھا کھانا دے گا، لیکن ہم صرف کرسی پر بیٹھے ہیں اور گورنمنٹ کی جیب کو دیکھتے ہیں اور یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا۔ ورنہ یہ جو ایتباد کے لوگ ہیں ادھر 365 سے کیا 3000 سے بھی زیادہ ہے، اور میں ابھی آپ کو ایک لسٹ دیتا ہوں، صبح دوپہر آپ کو کبھی چکن بھیجے گا پکی ہوئی، کبھی دیگے بھیجے گا، اور آپ کو ان کو اچھا کھانے کھلایا کرو۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اس طرف نکلے نہیں، اور جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ دنیا میں اسپیشل بچوں کو
बहुत सारी फैसिलिटी है। वो क्यों है? इसलिए कि उनके लोगों को लोगों ने एजुकेट किया। मुझे आप बताएं कि आप लोगों ने अपने इदारों को किसको कहा कि हमारे ये तकलीफात है? किसको आपने दावत दी है कि आप आओ? कौन सा अवामी नुमाइंदा है जिसको आपने कहा कि इधर देख लो? मीडिया के उन भाइयों को किस से आपने अपील की कि आओ, इनकी आवाज दुनिया में। वफाकी हुकूमत ने कहा कि जिस तरह खजाना खाली किया गया था, उनके पास जिमनी इलेक्शन कराने के पैसे नहीं है। दहशतगर्दी तालिबान को जो पाकिस्तान के माशरे में दोबारा घुसा गया इमरान खान, आज दहशतगर्दी की एक नई लहर है। और जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को कत्ल किया गया था तो उस वक्त भी तो इलेक्शन आगे हुए थे। वो किस कानून के तहत हुए थे? तो आईने पाकिस्तान इस तरह की जो कंटिजेंसीज है उनके अंदर इलेक्शन आगे हो सकता है। मैं इससे बड़ी बात आज आपके आगे रखूंगा कि इलेक्शन कहते हैं और कल ये शोर मचा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे 43 MNA बहाल कर दिए, अब लीडर ऑफ द अपोजिशन हमारा बनाए कौमी असेंबली में। शर्म नहीं आती ये बात करते? जब 3.5 पौने 4 साल पंजाब असेंबली के अंदर सबसे बड़ी अपोजिशन, आपने 3.5 साल अपोजिशन का लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बनाया। 3.5 साल। अगर प्रिंसिपल्स की बात करते हो तो तुमने मीडिया को अंदर किया, मीडिया के लोगों को पकड़ा, अपनी मुखालिफ जमातों को, लोगों को झूठे पर्चे करके। आज मैं मुतालबा करता हूं कि चेयरमैन नैब साबिक जावेद इकबाल को कटहरे में खड़ा किया जाए, उससे वो सच उगलवा। आगे बढ़ेंगे। नून लीग के रहनुमा राना मशहूद की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि आज मुल्क को दहशतगर्दी की एक नई लहर का सामना है। PTI वाले खजाना खाली करके गए, आज इलेक्शन करने के लिए पैसे नहीं हैं। नए बाब रकम किए गए पाकिस्तान में। पिंकी पीरनी, फरा गोगी जैसे करैक्टर आए पाकिस्तान में, और तुम तैयबा गुल के साथ लग के तुमने पूरे मुल्क को आज इस माशी बहरान में मुब्तला कर दिया। इमरान खान जो ये कहता है कि मेरा नहीं चलता था कुछ, इमरान खान तुमने 3 एहतसाब के एडवाइजर रखे हुए थे। तुम चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल कर रहे थे, तैयबा नामी खातून को प्राइम मिनिस्टर हाउस में कैद करके, अगवा करके। आज तुम्हें हिसाब भी देना होगा, एहतसाब भी देना होगा। और मैं ये भी कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर अब ये खेल खत्म होना चाहिए। कड़वा कड़वा, थू थू, मीठा मीठा, हप हप। अब ये तुम्हें मीठा नहीं मिलने लगा। अब तुम्हें लंगड़ी टांग जो इमरान किया वो लंगड़ी है भी कि नहीं, कौम को नहीं पता। अभी आपको अनकरीब और बहुत लंगड़े मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना मशहूद लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये लोग इलेक्शन नहीं, मुल्क की बर्बादी चाहते हैं। इलेक्शन का शोर मचाने वाले कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अरकान बहाल कर दिए, अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमारा बनाया जाए। PTI वालों ने सहाफ़ियों को पकड़ा और मीडिया पर पाबंदियां लगाईं। इमरान खान को एहतसाब का सामना करना होगा। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं, मुल्क में 20 दिन का पेट्रोल और 30 दिन के डीजल के ज़खायर मौजूद हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ममलकत ने कहा कि जो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस हुआ उसका लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। देखते हैं वक़ार हैदर की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के हवाले से खबरें दुरुस्त नहीं हैं। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुल्क में पेट्रोलियम की कोई कमी नहीं है, चंद अनासिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। आज की तारीख में हमारे मुल्क में 20 दिन का पेट्रोल मौजूद है। उसके अलावा जो पेट्रोल इस वक्त समंदर में है, जो हमारी पोर्ट्स के बाहर खड़ा है, अभी नहीं लगा, वो इसके अलावा है। ये वो पेट्रोल है जो उतर चुका है, बॉन्डेड वेयर हाउसेज में से निकल चुका है और तकरीबन 30 दिन का, 29 दिन से कुछ
दिन कुछ घंटे ज्यादा यानी 29 दिन से ज्यादा का डीजल इस वक्त मुल्क में मौजूद है। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की ज़ख़ीरा अंदोज़ों को तंबी, कहा अवाम को तंग किया तो आप भी तंग होंगे। उन्होंने कहा कि अवाम के हक पर डाका मारने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। रियासत मजबूत होती है, रियासत माँ भी होती है, रियासत को शफकत भी करना होता है और रियासत को अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्ती भी करनी पड़ती। आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कर पाएंगे, आप लोगों के हक पे डाका नहीं डाल पाएंगे और अगर आप करेंगे तो आपको इसको बड़े सख्त कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। हम आपके लाइसेंसेस मनसूख कर देंगे। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि तेल की कीमतों में आलमी रद्दोबदल के साथ ही पेट्रोलियम की कीमतों का तयन किया जाएगा। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मूसा चेक पोस्ट क्वेटा में खुदकुश हमले में शहीद होने वाले सिपाही तनवीर अहमद के वालिद को टेलीफोन किया। उन्होंने फर्ज की अदायगी में जाम शहादत नोश करने और वतन के लिए कुर्बानी पर शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। सदर ममलुकत ने शहीद और उसके खानदान के जज्बा हुब्बुल वतनी को भी सराहा। सदर ममलुकत ने शहीद के दर्जात की बुलंदी और वरसा के लिए सब्र जमील की दुआ की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आसिफ अली जरदारी के बारे में मुतनाज़ बयान के हवाले से गिरफ्तार शेख रशीद की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। दरख्वास्त जमानत पर समाअत एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ताहिर अब्बास सुप्रा ने की। शेख रशीद के वकील ने अपने दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि FIR से कबल पुलिस की जानिब से नोटिस भेजा गया जिसका मीडिया के जरिए इल्म हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस को मुअत्तल किया, फिर भी FIR दर्ज कर दी गई। FIR में लगाए गए दफात का इतलाक शेख रशीद केस में नहीं होता है। शेख रशीद ने इमरान खान का बयान दोहराया, ताहम इमरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकारी वकील ने दरख्वास्त जमानत की मुखालफत करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस मुअत्तल किया, मुकदमा दर्ज करने से नहीं रोका। मुकदमे के दौरान तफ्तीश करना कानून के मुताबिक है। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी साबिक सदर हैं, पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं, इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म हैं। शेख रशीद का बयान में कहना था कि आसिफ अली जरदारी इमरान खान को मरवाना चाहते हैं, कोई छोटी बात नहीं है। सूबा बलूचिस्तान के 32 अजला में आज बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे मरहले में 6 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, 46 म्यूनसिपल कमेटियों और 790 यूनियन काउंसिल्स में असासे जाहिर करने वाले नौमुंतखब काउंसलर इन हल्फ बर्दारी के बाद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत बलूचिस्तान ने इस हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ये अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। इस मौके पर मुतल्लिका अजला में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बलूचिस्तान के कौमी असम्बली की नशिस्त NA 265 कोयटा 2 में 16 मार्च को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए कुल 32 उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी फहरिस्त शाया कर दी गई है। 13 फरवरी तक इनके कागजात की जांच पड़ताल की जाएगी। 21 फरवरी को उम्मीदवारों की नज़रसानी शुदा फहरिस्त जारी की जाएगी, जबकि 22 फरवरी तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। 23 फरवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी करके उन्हें इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने वालों में महमूद खान अचकजई, पश्तून खामैब, साबिक स्पीकर राहीला हमीद दुरानी मुस्लिम लीग नून, अली मोहम्मद पीपल्स पार्टी, मोहम्मद जमाल BNP और कासिम खान सूरी PTI की जानिब से उम्मीदवार हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक कौमी असम्बली के इस हल्के में वोटर्स की तादाद 4 लाख से जायद है। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत अब बेहतरी की जानिब गामजन है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मुसलसल कमी देखी जा रही है। डॉलर 4 रुपए और 50 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 268 रुपए और 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। पिछले लगातार 4 सेशंस में डॉलर की कदर में 7 रुपए और 75 पैसे की कमी देखने में आई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स अब तक 440 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 42,000 की हद अबूर करते हुए 42,161 पर ट्रेड कर रहा है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का भी इजाफा देखा गया। अब तक मार्केट में 294 कंपनीज के हिस्से का कारोबार हुआ है, जिसमें 222 कंपनीज के शेयर्स भी तेजी, 65 कंपनीज के शेयर्स में कमी, जबकि 7 कंपनीज के शेयर्स मुस्तहकम रहे। माहिरीन का कहना है कि IMF के वफ़द से जारी मुलाकात का मस्बत असर मार्केट पर पड़ रहा है, जिससे स्टॉक मार्केट में तेजी देखने में आ रही है। और नाज़रीन, भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में शहीद कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद अफजल गुरु की यौम शहादत पर आज मुकम्मल हड़ताल है। हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने दी है, जबकि दीगर तमाम हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने इसकी हिमायत की है।
कश्मीर मीडिया सर्विस भारत ने पार्लियामेंट पर हमले के झूठे मुकदमे में मोहम्मद अफजल गुरू को 9 फरवरी 2013 को नई दिल्ली की बदनामी ज़माना तिहाड़ जेल में फांसी दे दी थी। हफ्ते के रोज़ मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद मकबूल भट्ट के यौम शहादत के मौके पर भी मखबूसा इलाके में हड़ताल की जाएगी। भारत ने उन्हें जदोजहद आज़ादी कश्मीर में नुमाया किरदार अदा करने पर इसी जेल में 11 फरवरी 1984 को तख्तादार पर चढ़ा दिया था। मोहम्मद अफजल गुरू ने और मोहम्मद मकबूल भट्ट दोनों की मैयतों को जेल के हाथे में दफन कर दिया गया था। नाज़रीन, आलमी मंजरनामे से खबरें शामिल करते हुए अब आपको बताएंगे कि यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के मुकाबले के लिए मगरब लड़ाका तैयारी फराहम करे। वेस्टमिंस्टर हॉल में बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब करते हुए यूक्रेनी सदर ने कहा कि जंग में रूस की शिकस्त और हमारी कामयाबी यकीनी है। उन्होंने हिमायत करने पर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और शिमाली आयरलैंड के लोगों का शुक्रिया अदा किया। लंदन में यूक्रेनी सदर ने बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक से मुलाकात की और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी और अस्करी ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराते हुए ये कहा कि यूक्रेन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। रूस ने डोनेस्टिक के इलाकों पर कब्जे के लिए मशरक़ी महाज पर कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। रूसी फ़ौज ने नए हमलों में अहम अहदाफ को तबाह करने का दावा किया है। जर्मनी, डेनमार्क और नीदरलैंड्स ने कहा है कि यूक्रेन को 178 लेपर्ड टैंक दिए जाएंगे। बरतानिया ने रूस पर नई पाबंदियों के नफाज का ऐलान किया है। इन पाबंदियों में फौजी साजा सामान फराहम करने वाली 6 तंजीमों को निशाना बनाया गया है। नाज़रीन, अभी आपको बताते चलें, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाब सईद अल मालिकी ने कराची में मुलाकात की। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सैलाब मुतासरीन को घर बना कर देना, ज़राअत और आबपाशी की बहाली बड़े चैलेंजेस हैं। डोनर्स कॉन्फ्रेंस की मदद से मुतासरीन की बहाली का वादा पूरा करेंगे। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाब सईद अल मालिकी ने कहा कि सऊदी अरब सिंध हुकूमत के साथ मुतासरीन के लिए घरों की तामीर में मदद करेगा। नाज़रीन, सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर अमीर खुर्रम राठौर का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त जारी है, जिससे दोनों ममालिक फ़ायदा उठा रहे हैं। रियाज में तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुस्तक़बिल में जहाँ ताल्लुकात मजबूत होंगे, वहीं दोनों ममालिक के सरमायाकारी और तिजारती रवाबित भी मुस्तहकम और पायदार होंगे। तक़रीब में पाक सऊदी बिजनेस काउंसिल के सदर फहद अल-बाश समेत दीगर अहम शख्सियात शरीक थीं। पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीग रहमान से अलेक्जेंडर जॉन मलिक, बिशप एमिरेट्स ऑफ लाहौर की क़यादत में नए तैनात होने वाले बिशप नदीम कामरान ने चर्च ऑफ पाकिस्तान के वफ़द के हमरा लाहौर में मुलाकात की। गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने बिशप नदीम कामरान के बिशप ऑफ लाहौर तैनात होने पर मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि स्वीडन और हॉलैंड में कुरान पाक की बेहुरमती के गुनाह ने फेल ने उम्मत मुसलमा के मजहबी जज्बात मजरूह किए। किसी के भी मजहबी जज्बात मजरूह करना नाकाबिल कबूल फेल है। उन्होंने कहा कि माशरे में बर्दाश्त और एक दूसरे की राय का एहतराम बकाए बाहिमी के लिए बहुत ज़रूरी है। गवर्नर पंजाब ने उम्मीद जाहिर की कि नए बिशप ऑफ लाहौर नदीम कामरान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग और पुरअमन बकाए बाहिमी में अपना किरदार अदा करेंगे। अलेक्जेंडर जॉन मलिक ने कहा कि चर्च ऑफ पाकिस्तान ने हर फोरम पर स्वीडन और हॉलैंड में कुरान की बेहुरमती के वाक़यात की सख्त मजम्मत की है। नाज़रीन, मौसमियाती तब्दीलियों फसलों की पैदावार पर मनफी असरात मुरतब कर रही हैं। मुकर्रर वक्त से पहले धूप की शिद्दत गंदम के दाने की बढ़ोतरी में रुकावट का सबब बन रही है, जिसकी वजह से गंदम की पैदावार भी मुतासिर होने का खदशा है। नाज़रीन, मुल्तान से हमारे नुमाइंदे फरहान मिर्जा इस वक्त गंदम के खेत में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसील जानते हैं। जी फरहान, मौसमी तब्दीलियों से फसलों पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। मौसमियाती तब्दीलियों ने जहां पूरी दुनिया को मुतासिर किया है, वहीं पाकिस्तान में भी इससे ज़री शोबा खासी हद तक मुतासिर हुआ है। और ख़ास तौर पे हमने पिछले साल देखा कपास और गंदम की फसल भी जो है इससे खासी मुतासिर हुई। इस साल भी फरवरी के आगाज़ से ही हम देख रहे हैं कि गर्मी की हिद्दत में इजाफा हुआ है और इससे जो गंदम की जो इस वक्त फसल जो है उसके ऊपर क्या असर होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़रई साइंसदान डॉक्टर
मोहकम हमाद साहब। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो क्या पोजीशन है गंदम की? इस वक्त जो गंदम है हमारी बूटिंग स्टेज पे है तकरीबन ओवरऑल पंजाब और पाकिस्तान में। अभी गंदम को 2 महीने देर है, अप्रैल में जाके ये हार्वेस्ट होएगी। अगर टेम्परेचर इसी तरह बढ़ता गया तो ये अर्ली रैपनिंग की तरफ जाएगी, मैच्योरिटी की तरफ जाएगी, जिससे ये नुकसान ये होएगा कि ये अपना दाना जो है ना प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाएगी। तो इससे फिर जो है अल्टीमेटली हमारी यील्ड में जो है ना फ़र्क पड़ेगा, वो कम हो सकती है अगर मुतवक्के बारिश ना हुई। वैसे जो फोरकास्टिंग है इस साल बारिशें कम हैं, तो बारिशें कम होने की वजह से जो है ना टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज़ होएगा और मार्च के अर्ली जो है ना अगर क्रॉप मैच्योर हो जाएगी तो उसमें ये होएगा कि ग्रेन फिलिंग प्रॉपरली या ग्रेन का साइज़ प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं होएगा। काश्तकारों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो गंदम को पानी की ज़रूरत है वो उसके मुताबिक दें। तो अगर गंदम को पानी की कमी आई तो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट मज़ीद ज़्यादा होता है। काश्तकारों को यही मशवरा दिया जा रहा है कि इस मौसम में वो यूरिया का इस्तेमाल भी कम करें और ज़री जो साइंसदान जो हैं और जो महकमा ज़राअत जो है उनसे राब्ते में रहें। जी बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने साबका हुकूमत की महंगाई के असरात को कम करने के लिए आवाम को 28 अरब रुपए का बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है, जिसके तहत मुल्क भर की तरह शेखुपुरा की तहसील सफ्तराबाद के शहरी भी यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी सस्ते दामों खरीद रहे हैं। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद खालिद। वज़ीर आज़म यूटिलिटी रिलीफ पैकेज के तहत शिवपुरा के शहरियों के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटा 648 रुपये, घी 375 रुपये और चीनी 89 रुपये किलो में दस्तयाब है। शहरी दालें और चावल 15 से 20 रुपये फ़ी किलो रैत पर खरीद रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर ते बहुत सहूलत वा ते बहुत अच्छियां चीज़ां ते मियारी मिलदियां पईयां ने ते सस्तियां मिलदियां पईयां ने। वज़ीर आज़म का बहुत शुक्रिया जिन्हें पैकेज दिता। गवर्नमेंट का ये बड़ा अच्छा पैकेज है। यहाँ बाहर की निस्बत सस्ता सामान मिल रहा है 15-20 रुपए की बचत के साथ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड सार्फिन यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटा 400 रुपये, घी 300 रुपये और चीनी 70 रुपये फ़ी किलो, जबकि दालों और चावल पर 15 से 20 रुपये फ़ी किलो रियायत दी जा रही है। गरीबों के लिए 400 रुपया 10 किलो की थैली आटे की मिल रही है, 300 रुपये घी, 70 रुपये चीनी। इस तरह हमारा गरीबों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी आप हमारा रखेंगे। मैं वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आवाम के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो रिलीफ दिया है, आटा 10 किलो 400 रुपये का, घी 300 रुपये का और चीनी जो है 70 रुपये किलो जो दिए, तो इससे आवाम बहुत मुतमईन है। यूटिलिटी स्टोर्स पर नहायत ही शफाफ अंदाज में सार्फिन को वक्त की बचत के साथ रहती चीज़ों की खरीदारी पर सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए ऐसा निज़ाम वज़ा किया गया कि अहल और मुस्तहिक़ अफराद की हक तलफी ना हो। मोहम्मद खालिद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, सफदराबाद, शेखुपुरा। नाज़रीन, साकिनाने शहर कायद के ज़ेर इंतज़ाम नौजवान शायरों को शायरी के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया, जहां उन्होंने अपने कलाम से खूब दाद समेटी। मोहम्मद जुबैरुद्दीन की रिपोर्ट देखते हैं। नौजवानाने सुखन वराने अदब के उन्वान से होने वाले मुशायरे में शुआरा ने जहां अपने कलाम को अहसन अंदाज से पेश किया, वहीं मुशायरे की खास बात बड़े बड़े शुआराए कराम भी मौजूद थे और उन्होंने भरपूर अंदाज में नई नस्ल की हौसला अफजाई की। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान ने तकरीब से खिताब में कहा कि शायरी और अदब की महफिलें इस शहर की रिवायत हैं, जबकि ऐसी बैठकों से एक दफ़ा फिर कराची की रौनकें बहार हो रही हैं। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ नौजवान शुरा कराम को, और ख़ास तौर पे सबसे बड़ी बात यह है कि जितने उस्ताद शुरा थे उन्होंने उनका कलाम सुना और उन्होंने उनकी पजीराई की, और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आए। और मैं समझता हूँ इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो शहर में होते रहना चाहिए। मुशायरे के मुंतजिम का कहना है कि नई रिवायत डालने का मकसद नौजवान नस्ल को एतमाद दिलाने के साथ साथ उनके लिए अपने कलाम पेश करने के बेहतर मौके फराहम करना है। सामईन में सहर अंसारी साहब बैठे थे, पीरज़ादा साहब बैठे थे, अनवर शहूर साहब बैठे थे, खालिद इरफान साहब बैठे हुए थे, जावेद इस्लाम साहब बैठे, और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, इन लड़कों के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि सामईन में वो लोग बैठे थे। शुआराए कराम ने जहाँ रोमानवी कलाम पेश किए, वहीं तंज़ो मिज़ाह के जरिए माशरे में पाई जाने वाली खामियों की भी भरपूर निशानदही की और खूब दाद समेटी। और अब जानेंगे बदलती रुतों का अहवाल। अस्सलाम वालेकुम। बदलते मौसम की खबरें लिए मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है।
محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہوائیں 10 فروری تک شمالی علاقہ جات پر موجود رہیں گی۔ اس دوران مری، گلیات، کشمیر، گلگت بلتستان، چترال، دیر، سوات، مانسیرہ، کوہستان، شانگلہ، بنیر، ہری پور اور ایبٹ آباد، کوئٹہ ڈویژن، یوب، بارکھان، ہرنائی، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، چمن اور پشین میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا، مری، گلیات، کشمیر اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ بارش پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بارانی علاقوں میں فصلوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ مانسیرہ کے میدانی علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ بارش اور برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بالائی علاقے، وادی کاغان، بوگڑ منگ اور کنش کے پہاڑوں سمیت سیاحتی مقامات شوگران اور ناران میں بھی برف باری وقفے سے جاری ہے۔ شوگران روڈ سے KDA کے اہلکار سڑکوں سے برف ہٹا کر ٹریفک بحال رکھنے اور سیاحوں کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ ادھر نوشہرہ کے مختلف علاقوں میں بھی صبح سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے خشک سردی میں واضح کمی آ گئی ہے۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق شمالی بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، بالائی اور وسطی پنجاب میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع ہے۔ اس دوران کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، مری اور گلیات میں چند مقامات پر درمیانی سے شدید برف باری، بارش اور چند مقامات پر ژالہ باری کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور ابر آلود رہا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی پنجاب میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری ریکارڈ کی گئی۔ اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی، تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے لہ کی، جہاں پہ کم سے کم درجہ حرارت -10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کالام میں -7، گوپس -5، سکردو -3 اور پاڑا چنار میں بھی -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی موسم کی تازہ ترین صورتحال۔